प्यारे बच्चों, हम सब का पिछला कुछ समय विभिन्न चुनौतियों से जूझते हुए बीता है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी पढ़ाई लिखाई भी इसके कारण बाधित रही है, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह से ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की गई है और पिछले साल की तरह इस बार भी आपकी ऑनलाइन पढ़ाई ही जारी है। आशा है आप सब जो है इसको बहुत ही अच्छे से करेंगे और धैर्यपूर्वक अपने घर में रहकर अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होंगे और आप लोग निरंतर अपने घर में रहकर पढ़ाई का अभ्यास करेंगे। तो पिछली बार की भांति ही इस बार भी आपकी ऑनलाइन कक्षाएं अभी जारी रहेंगी जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता। आप सभी इसी तरह से ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए। पिछली बार मैंने आप लोगों की गूगल मीट पर क्लास ली थी, तो वहाँ पर मुझे महसूस हुआ कि बहुत सारे बच्चे जिनके घर में उस समय में मोबाइल नहीं था या जिनके कई भाई बहन थे और मोबाइल घर में एक ही था, तो उस समस्या का समाधान करने के लिए मैं इस कक्षा की रिकॉर्डिंग शुरू कर रही हूँ। और आप सब जो है किसी भी वक्त जब आपके पास मोबाइल उपलब्ध हो इस कक्षा को देख सकते हो और उस कक्षा से संबंधित कोई भी सूचना यदि आपको चाहिए, कोई भी प्रश्न आपने पूछना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए। आपके प्रत्येक प्रश्न का समाधान होगा और आपके पास जितनी भी वीडियो रिकॉर्ड होंगी वो आती रहें, इसके लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों को भी इसको अवश्य शेयर करें। कई बच्चे जो हैं उनका नंबर बदल जाता है, व्हाट्सएप पर बार बार चेंज होता रहता है, तो आपके जो आसपास में रहने वाले बच्चे हैं उनको भी आप जो है अपने ग्रुप में शामिल कीजिए। और यदि संभव हो सके और आपके पास मोबाइल उपलब्ध ना हो तो आप अपने 2-2, 3-3 बच्चों के ग्रुप बनाकर भी पढ़ाई कर सकते हो। और जब भी आप जो है क्लास लेने के लिए बैठोगे तो एक पेन और एक कॉपी अपने पास रख लीजिए, साथ में अपनी पुस्तक भी, ताकि आपके सामने पुस्तक भी रहे और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी आप जो है नोट कर सको, ताकि परीक्षा के समय वो आपको काम आए और जब परीक्षा आएगी तो आपको कोई भी कठिनाई उसमें नहीं होगी, आप आराम से परीक्षा की तैयारी करेंगे। पिछले कक्षा में मैंने आपको आपके पाठ्यक्रम से और आपकी पुस्तकों से परिचित करवा दिया था, लेकिन सारे बच्चे उससे नहीं जुड़ पाए थे, इसलिए मैं इस बार फिर से आप लोगों को बता देती हूँ। हमारी 3 पुस्तकें रहेंगी। पहली आपकी मुख्य पुस्तक है अंतरा, दूसरी आपकी एक पूरक पुस्तक है अंतराल और तीसरी आपकी जो पुस्तक है वो अभिव्यक्ति और माध्यम। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं अभिव्यक्ति और माध्यम से। तो अभिव्यक्ति और माध्यम का जो पहला आपका पाठ है वो है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। तो अब लेखन जो है, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, जब भी हम लेखन के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी कहानियाँ आती हैं, कविताएं आती हैं, संस्मरण आते हैं, निबंध आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विभिन्न माध्यम। तो ये विभिन्न माध्यम जो हैं ये कौन से माध्यम हैं? हमने 11वीं कक्षा में जो है संचार के विषय में पढ़ा था। तो ये आपके जो विभिन्न माध्यम है वो आपके जनसंचार माध्यम। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं जनसंचार माध्यमों के बारे में। तो जब भी जनसंचार माध्यमों का जिक्र आता है तो जनसंचार माध्यम हम 2 श्रेणियों में बांटते हैं। पहली आपकी है मुद्रित माध्यम या प्रिंट मीडिया। मुद्रित माध्यम या प्रिंट मीडिया जिसके अंतर्गत आते हैं समाचार पत्र और पत्रिकाएं। समाचार पत्र और पत्रिकाएं जो हम डेली हमारे घर भी आते हैं, हम सब पढ़ते भी हैं। और दूसरा जो इसका भाग है उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ें। तो सबसे पहले जो है हम नाम लेते हैं रेडियो का, उसके बाद टेलीविज़न और उसके बाद इंटरनेट की बारी आती है। अब उसके बाद जो है हम सबसे पहले बात करेंगे मुद्रित माध्यम की, क्योंकि मुद्रित माध्यम जो है वो सबसे पुराना माध्यम है जनसंचार के माध्यमों में। तो सबसे पहले जो मुद्रण की शुरुआत हुई थी वो
चीन में हुई थी। तो चीन में जो है, लेकिन जो मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी वो बहुत पुराने समय की बात है। लेकिन आज जो आधुनिक छापाखाना, जहाँ पर हमारे समाचार पत्र, पत्रिका और पुस्तकें इत्यादि छपती हैं, वो आधुनिक छापाखाना जो है वो सबसे पहले जर्मनी के गुटेनबर्ग ने इसकी खोज की थी। जर्मनी में जो है आधुनिक छापे खाने की खोज हुई थी। इस छापे खाने की जो मुद्रण की शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले चीन में हुई थी, लेकिन जो हमारा आधुनिक छापा खाना है उसकी जो खोज की थी वो जर्मनी के गुटेनबर्ग ने की थी। और आज तक हम जो है उसी छापे खाने को जो है वो फॉलो करते आ रहे हैं, उसी के जो है अनुसार हम अपने छापे खाने खोलते चले आ रहे हैं। और भारत में छापे खाने की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1556 में गोवा में। और एक दिलचस्प बात ये है कि वैसे तो जैसे ही छापा खाने का नाम आता है तो सबसे पहले हमारे ज़हन में अखबार उभरता है, लेकिन भारत में जो छापा खाना गोवा में खुला था वो किसी अखबार को छापने के लिए नहीं खुला था। सबसे पहले आपको पता है कि जो यूरोपियंस थे वो गोवा में आए थे, तो वहाँ पर जो है जो ईसाई मिशनरीज थी वो अपने धर्म का प्रचार करना चाहती थी भारत में। तो भारत में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने गोवा में सबसे पहले जो है वो ईसाई धर्म से संबंधित पुस्तकों को छापने के लिए वो छापाखाना खोला था गोवा में। अब उसके बाद हम बात करते हैं समाचार पत्र पर आते हैं। सबसे पहले समाचार पत्र जो है, जैसा कि आपने 11th में भी पढ़ा था कि भारत में सबसे पहले समाचार पत्रों की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी 1780 ईस्वी में। जेम्स हिक्की ने जो है सबसे पहले बंगाल गजट के नाम से बंगाल से एक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। और हिंदी का समाचार तो उसके बहुत दिनों बाद यानी 1826 में उदंत मार्तंड के नाम से पंडित जुगल किशोर ने जो है वो सबसे पहला हिंदी का समाचार पत्र निकाला था। अब हम आते हैं कि समाचार पत्र जो है इसमें क्या कमियां हैं और क्या इसकी खूबियां हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, ये जनसंचार के जितने भी माध्यम हैं, चाहे वो समाचार पत्र है, चाहे रेडियो है, चाहे टेलीविज़न है, चाहे इंटरनेट है, ये सारे के सारे एक दूसरे के प्रतियोगी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि आज आधुनिक समाज में हम इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जो इंटरनेट इस्तेमाल करता है वो समाचार पत्र भी ज़रूर पढ़ता है, जो रेडियो सुनता है वो हो सकता है टेलीविज़न भी देखता हो, समाचार पत्र भी पढ़ता हो। तो ये सारे के सारे साधन जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, सबकी अपनी अपनी खूबियाँ और सबकी अपनी अपनी कमियाँ भी हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, सब में सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती और सब में सारी चीज़ें खराब नहीं होती। तो हम सबसे पहले आते हैं समाचार पत्र की खूबियों पर। तो समाचार पत्र जो है एक ऐसा माध्यम है जो सर्वसुलभ है, हर जगह उपलब्ध है और जिसको हम आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। अब एक इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है समाचार पत्र की कि जो छपे हुए शब्द हैं उनमें स्थायित्व होता है, उनको हम लंबे समय तक संभाल कर रख सकते हैं। जो पहला अखबार प्रकाशित हुआ था वो आज भी कलकत्ता की लाइब्रेरी में है, और जो पिछले सप्ताह का था वो भी यदि हम अपने न्यूज़पेपर में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। कोई समाचार आपको देखना है तो आप जो है कई दिन पुराना न्यूज़पेपर भी उठाकर देख सकते हो। तो ये सबसे बड़ी खूबी इसकी यही है, छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, हम चीज़ों को पढ़कर समझकर ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो जान सकते हैं। और दूसरी बात, इसमें लिखित भाषा का विस्तार हमें मिलता है। मौखिक भाषा और लिखित भाषा में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। लिखित भाषा व्याकरण के नियमों में बंधी हुई होती है, जबकि मौखिक भाषा पर ऐसा कोई नियम लागू नहीं होता। तो यहाँ पर जो है लिखित भाषा और मौखिक भाषा का अंतर भी समाचार पत्र से हमें स्पष्ट हो जाता है। और दूसरा, समाचार पत्र जो है आप कहीं भी ले जाकर पढ़ सकते हो, आप सफ़र में उसको लेकर पढ़ सकते हो, पार्क में बैठकर पढ़ सकते हो, कहीं भी उसको ले जाकर पढ़ा
जा सकता है। और एक और बात, समाचार पत्र में जो हैं आप कहीं से भी कोई भी पेज खोलकर समाचार पढ़ सकते हैं। कोई बाध्यता आपके पास नहीं है कि आपको पहले जो है वो पहला पेज ही पढ़ना है। आप पीछे से खेल का समाचार भी पढ़ सकते हैं, आप पीछे से व्यापार संबंधी भी पढ़ सकते हो। लेकिन जो रेडियो और टेलीविज़न है उनमें ये सुविधा नहीं है, क्योंकि जब समाचार प्रसारित होने शुरू होते हैं तो उन समाचारों को जो है, जो समाचार वाचक है वो पढ़ता चला जाता है और हमें जो है क्रमवार वो समाचार सुनने पड़ते हैं, जबकि अखबार के साथ ऐसा नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी खामी भी है अखबार की, और ये है कि अखबार को केवल शिक्षित लोग ही पढ़ सकते हैं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो अखबार नहीं पढ़ सकते, लेकिन टेलीविज़न वो आराम से देख सकते हैं, रेडियो वो आराम से सुन सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसकी खामियों की। ये तो इसकी खूबियाँ हैं, इसकी खामियाँ ये हैं कि एक तो जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें ये समाचार पत्र अगले दिन प्राप्त होता है। जो घटना पहले दिन घटी हुई होती है वो अगले दिन हमें मिलती है। दूसरे, समाचार छपने की एक टाइम लिमिट होती है, तो उस समय सीमा के अंदर, उस समय अवधि के अंदर जितने समाचार आ जाते हैं वही छपते हैं। उसके बाद की घटी घटनाएं फिर अगले दिन के अखबार में आती हैं। और दूसरी बात, यदि कोई चीज़ गलत प्रकाशित हो जाती है तो उसको सुधार करने के लिए हमें अगला अंक छपने का इंतज़ार करना पड़ता है, तुरंत उसमें सुधार हम नहीं कर सकते। उसी प्रकार से जो है समाचार पत्र में जो है, यदि समाचार पत्र में एक जो है समाचार लेखन के लिए एक स्पेस दिया होता है और हमें उसी स्पेस का इस्तेमाल करके, उसी जगह का इस्तेमाल करके उसी में जो है हमें उस समाचार को प्रकाशित करना होता है, और कौन सा समाचार किस पृष्ठ पर छपेगा ये सब जो है संपादक तय करता है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी रेडियो। रेडियो जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे पुराना माध्यम है और ये हर जगह सर्वसुलभ है। रेडियो आज भी इतना ही लोकप्रिय है जितना पहले था। आप इसको जो किसी पार्क में बैठकर सुन सकते हो, सफ़र में सुन सकते हो, चलते चलते सुन सकते हो, और यहाँ पर जो है तुरंत घटी घटनाओं का जो है तुरंत प्रसारण भी हो जाता है। इसमें अखबार वाली बाध्यताएं आपके लिए नहीं हैं। अब थोड़ा सा जो है मैं एक भाषा शैली पर आ जाते हैं। अखबार चूँकि एक प्रिंट माध्यम है, उसमें समाचार छपते हैं, लेकिन रेडियो क्या है, रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, तो इसको हम जो है सुनकर ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भाषा जब रेडियो के लिए लिखी जाती है तो उसमें शब्दों के माध्यम से ही जो है वो दृश्य उपस्थित कर दिया जाता है। साथ ही साथ कुछ विशेष ध्वनियों का भी उपयोग किया जाता है ताकि वही जो है इफेक्ट्स उस पर आ सके, जिस तरह का समाचार जो है वो प्रसारित रेडियो से किया जा रहा है। अब उसके बाद जो है बात करते हैं हम रेडियो की शैली की। रेडियो में जो समाचार लेखन की शैली है वो उल्टा पिरामिड शैली है। अब आज के लिए इतना काफ़ी है। उल्टा पिरामिड शैली के बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अब जो है आपने इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर करने हैं वो प्रश्नोत्तर मैं आपको नीचे लिख देती हूँ, वो आप जो अपनी कॉपी में करेंगे और इनका जो सॉल्यूशन है वो मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगी। सबसे पहला प्रश्न है, मुद्रित माध्यम की कोई 3 विशेषताएं व 3 कमियां लिखो।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तेजी से लोकप्रिय होने के क्या कारण हैं? पहला प्रश्न है, मुद्रित माध्यम की कोई 3 विशेषताएं व 3 कमियां लिखो। दूसरा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तेजी से लोकप्रिय होने के क्या कारण? प्रश्न नंबर 3, भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला? अब है प्रश्न नंबर 4, मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? प्रश्न नंबर 5, आधुनिक छापेखाने का आविष्कार किसने किया? तो प्यारे बच्चों, ये 5 क्वेश्चन हैं जो मैंने अभी तक करवाया है आपको, उससे संबंधित ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये सब क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में करने हैं। जब भी आपका स्कूल खुलेगा या जैसे भी पॉसिबल होगा, आप व्हाट्सएप के माध्यम से कॉपी का फ़ोटो भी हमें भेज सकते हैं। आप सबने क्वेश्चन ज़रूर करने हैं। आशा है आप सबको ये कक्षा पसंद आई होगी, और यदि आपको कक्षा अच्छी लगी है तो आगे भी आपके लिए इसी तरह से कक्षाएं जो आती रहेंगी। और यदि आप चाहते हो कि इसी तरह से जो ये कक्षाएं आती रहें तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।